स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है बेटा होमोजीनियस कैटालिसिस। अब देखो होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, तो होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होगा कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और जो कैटलिस्ट है उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो सेम होगी, तो हम होमोजीनियस वर्ड यूज़ करेंगे। होमो का मतलब याद रखो, होमो मतलब होता है सेम। तो क्या कह रहे हैं, देखो रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट और इवन प्रोडक्ट्स भी। अगर रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट लिखा है वो भी सही है बात। तो व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेस, यहाँ पे सेम फेस का मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट से है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उससे है मतलब, दैट इज लिक्विड और गैस, द प्रोसेस इज सेड टू बी होमोजीनियस कैटालिसिस। तो अगर ये मेन बात ये आ गई बेटा कि रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट जो हैं उनकी फिजिकल स्टेट सेम होगी, सेम फेस पे होंगे, तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस आएगा। और इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल को देखो ध्यान से, तो इसमें SO2 गैस है, O2 भी गैस है, यानी रिएक्टेंट्स दोनों गैसेज हो गई। कैटलिस्ट कौन है, NO, ये भी गैस है। तो रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट ये तीनों गैसेज आ गए ना, गैसेज आ गए, तो बेटा ये होमोजीनियस कैटालिसिस हो गया। और इवन प्रोडक्ट को देखना चाहो तो प्रोडक्ट भी गैस स्टेट में बनेगा, SO3। तो इस तरह से है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है इसमें। तो नेक्स्ट क्या एग्जांपल है हमारे पास, ये देखो CH3COOCH3 एस्टर होता है ये, तो ये लिक्विड फॉर्म में ले लिया। अच्छा, वाटर ये भी लिक्विड फॉर्म में ले लिया। एसिड ये कैटलिस्ट है, HCl एसिड ले लिया, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, या एक्वस भी लिख सकते हो। अच्छा, एक्वस और लिक्विड एक मानी जाती है, ये दोनों अलग अलग नहीं माने जाते। एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी में डिजोल्व किया गया, तो पानी मतलब लिक्विड है, तो इसलिए लिक्विड और एक्सेस दोनों एक ही बात हो जाती है। और हमारे पास क्या बना प्रोडक्ट, एक बना CH3COOH एक्वस और दूसरा बना CH3OH एक्वस। तो ये एक्वस और लिक्विड एक ही बात होती है बेटा। तो क्योंकि रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट और इवन प्रोडक्ट्स इन सब की फिजिकल स्टेट सेम है, तो ये भी होमोजीनियस कैटालिसिस में चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो एक और एग्जांपल है, ये है बेटा इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज का, जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी आपने पढ़ा था। इसमें क्या किया, ये देखो सुक्रोस ले लिया, C12H22O11 एक्वस, और एक्वस मैंने अभी समझाया आपको, एक्वस और लिक्विड एक ही बात है। वाटर ले लिया लिक्विड, और ये ग्लूकोस बन गया बेटा C6H12O6 एक्वस, और ये बन गया फ्रक्टोस। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। ग्लूकोस और फ्रक्टोस दोनों क्या फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, पर एक में ग्लूकोस जो होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रक्टोस जो होता है उसमें कीटोन ग्रुप होता है, तो ये फ़र्क होता है। बेसिकली ये दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, यानी फॉर्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं। तो ये भी होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल आ जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट आ जाता है बेटा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हेट्रो का मतलब क्या हो गया बेटा, डिफरेंट। तो क्योंकि हेट्रो मतलब हो गया डिफरेंट, तो अब क्या होगा, रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट जो है वो सेम नहीं होगी। तो ये देखो, द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेस, इनके फेजेस मतलब फिजिकल स्टेट अलग अलग हैं, तो इज़ नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो उसको कहना है हमने हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं, देखो ये कौन कौन आ गए इसमें, SO2 गैस प्लस O2 गैस, और कैटलिस्ट कौन है, देखो अब प्लैटिनम है, प्लैटिनम मेटल होता है बेटा, सॉलिड है ये। तो रिएक्टेंट्स जो हैं कौन कौन हो गए, SO2 और O2, ये तो गैसेज आ गए, लेकिन प्लैटिनम जो है ये क्या है, सॉलिड है, तो फिजिकल स्टेट अलग हो गई ना, रिएक्टेंट गैस में हो गए और कैटलिस्ट सॉलिड में हो गया, तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट ये हेबर्स प्रोसेस आ गई, देखो पहले भी बताया था, N2 गैस, 3H2 गैस और आयरन सॉलिड और 2NH3 गैस। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो गैसेज हैं, पर कैटलिस्ट यानी कि आयरन ये क्या है, सॉलिड है। और इसी तरह से देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं, 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस। अब ये रिएक्टेंट दोनों गैसेज हो गए, और प्लैटिनम सॉलिड हो गया, यानी मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो ये प्रोडक्ट कौन बन गया बेटा, 4NO2 गैस बन गया और 6H2O गैस बन गए। तो क्योंकि यहाँ पे भी वही हुआ, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स तो गैसेज हैं लेकिन कैटलिस्ट सॉलिड है, तो फिजिकल स्टेट अलग हो गई, तो ये भी हेट्रोजीनियस में का एग्जाम्पल है। और एक ये बताया, देखो आपके पास हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजीनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज ए कैटलिस्ट। तो जो हाइड्रोजीनेशन है किनकी, वेजिटेबल ऑयल्स की, किसकी प्रेजेंस में, फाइनली डिवाइडेड निकल। अब ऑयल तो लिक्विड होते हैं बेटा, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये लिक्विड हैं, हाइड्रोजीनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करनी है, तो हाइड्रोजन तो गैस है, ये लिक्विड हो गया, देखो ऑयल
ये ऑयल लिक्विड हो गया, हाइड्रोजन गैस ऐड करनी है वो गैस हो गई, और निकल की प्रेजेंस में, तो निकल मेटल है बेटा, सॉलिड है ये, तो क्योंकि फिजिकल स्टेट देखो अलग अलग हो गई, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, हेट्रोजीनियस का। और इसको लिखा भी है नीचे, ये देखो, ये वेजिटेबल ऑयल जो है वो तो लिक्विड हो गया, हाइड्रोजन जो है वो गैस हो गई, और निकल कैटलिस्ट है वो सॉलिड हो गया, तो ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट आती है बेटा एक थ्योरी है, ये एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं इसको। तो इसमें एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या है, सिंपल से बेटा कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, मतलब रिएक्शंस कैसे हुई कहता, जहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड मेटल है और वो रिएक्टेंट्स जो है वो गैसेस हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है ना, यही ले लो, जैसे ये देखो ये N2H2 और आयरन वाला ले लो, चाहे ये ले लो, ये SO2 और O2, ये दोनों तो गैसेस हैं, और प्लेटिनम सॉलिड है, तो ये गैसेस क्या होती हैं, ये इनकी प्लेटिनम की सरफेस पे एड्जॉर्ब होती हैं। तो उसी बेसिस पर ये थ्योरी दी गई कि होता कैसे है, कहता रिएक्शन चलती कैसे है। तो पहला पॉइंट इसने क्या कहा, देखो ये कहता है रिएक्टेंट्स जो हैं गैसियस स्टेट में या लिक्विड बोल दो या सॉल्यूशंस बोल दो, वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं, कहता है एड्जॉर्ब मतलब स्टिक कर जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। तो पहली चीज़ तो ये आ गई, क्या कहा इसने पहले पॉइंट में, कहता जो रिएक्टेंट्स होते हैं चाहे वो गैसेज हैं चाहे वो लिक्विड या एक्वस फॉर्म कह दो, वो सॉलिड मेटल की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया इससे होगा क्या, देखो सारे रिएक्टेंट कहाँ पे आ गए, सारे रिएक्टेंट आ गए मेटल की सरफेस के ऊपर, तो इससे क्या होगा, मेटल की सरफेस पे के ऊपर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो दिस इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये देखो, एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जब रिएक्टेंट्स देखो कैटलिस्ट के पास रिएक्टेंट्स आएंगे तो रिएक्शन होगी ना, तो कैटलिस्ट भी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलेगा। तो वही ये कहा इसने, मैं शुरू से बता देता हूँ, पहले पॉइंट में इसने क्या कहा कि रिएक्टेंट्स जो होंगे गैसेज या सॉल्यूशन फॉर्म में वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे किसके, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर। और क्योंकि अब रिएक्टेंट्स सारे इकट्ठे हो गए कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आ गए ना एक दूसरे के, ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता, अच्छा एड्जॉर्प्शन जो होती है, इसने पीछे कहा ना इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में इसने कहा कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे कैटलिस्ट के ऊपर। तो एड्जॉर्प्शन क्या होती है बेटा, एड्जॉर्प्शन होती है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे बॉन्ड बना लेना, चिपक जाना। तो बॉन्ड जब बनती है, ये पीछे बता चुका हूँ ये चीज़ें सारी। तो बॉन्ड जब बनती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, और जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ हो उनको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो कहता जब एड्जॉर्प्शन होगी, यानी वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पे बॉन्ड बनाएंगे, वहाँ पे स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे वहाँ पे, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी बॉन्ड बनने से, जो एनर्जी रिलीज़ होगी, वो एनर्जी कहता है ऐसे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में वेस्ट नहीं हो जाएगी, वो एनर्जी रिएक्टेंट्स यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करेंगे एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। यानी उसी एनर्जी से जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ बताइए, देखो एड्जॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी यानी जो एनर्जी रिलीज़ होगी इज़ यूटिलाइज्ड इन एनहांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने एक वो चीज़ पढ़ी है ना बेटा, याद होगी कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाती है, ये इस चैप्टर में बोली है, केमिकल काइनेटिक्स में भी बताई है। तो एनर्जी रिलीज जब होगी तो उससे नेचुरली टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो ऐसे भी समझ सकते हो इसको। तो ये है इस थ्योरी में बेसिकली ये 3 पॉइंट हैं, आसान से हैं। पहले पॉइंट में इसने क्या कहा कि कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जो रिएक्टेंट्स हैं वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे पॉइंट में इसने कहा कि जब रिएक्टेंट सारे कैटलिस्ट की सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। और तीसरे पॉइंट में इसने ये कहा कि क्योंकि एड्जॉर्प्शन होगी तो एड्जॉर्प्शन तो एक्सोथर्मिक है, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी वो वेस्ट नहीं होगी, कहने का भाव ये है इसका बेटा, वो यूज़ हो जाएगी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बनाने में या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में। तो ये ऐसे आता है बेटा। और इसके बाद नेक्स्ट आई बेटा मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। तो ये जो मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी है इसमें हमारे पास क्या है, मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। तो ये थ्योरी बेसिकली, तो इसमें मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी जो है ये बेसिकली जो पहले वाली थ्योरी पढ़ी ना आपने, ये एड्जॉर्प्शन थ्योरी जो थी, ये इसको और एक इंटरमीडिएट
कंपाउंड फॉर्मेशन जो है पॉइंट है कंसेप्ट है उसको मिलाकर बनाई गई। यानी बेसिकली मैं थोड़ा सा बेसिक सा समझा दूं, जैसे इसने तो तीन ही बातें कही कि रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट पे एडजॉर्ब हो गए, फिर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई कैटलिस्ट पे, और तीसरा जो एडजॉर्प्शन से एनर्जी रिलीज होगी उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। इसने ये मेन बातें कही। लेकिन इसने ये जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है इसने बीच में ये कहा कि रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बोल दो या इंटरमीडिएट बोल दो। तो वो चीज़ इसने ऐड की, बस बाकी हैं वो पॉइंट भी जो पिछली थ्योरी में पढ़े, लेकिन ये बीच में उसने ये पॉइंट ऐड किया कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे जो बाद में टूट कर प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है और कैटलिस्ट दोबारा वैसा का वैसा ही जैसा शुरू में होता है मिल जाता है। तो ये पॉइंट इसने बीच में डाला है। तो चलो देखते हैं। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड द ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। यानी इंटरमीडिएट बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो वाली बात आ गई ना बेटा, और ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी कौन सी हुई, जो अभी पिछले ये जो पिछला टॉपिक है इसको इसने नाम दे दिया, ये वाली एडजॉर्प्शन थ्योरी जो थी ना इसी को ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी कहा। तो कहता है ये पिछली वाली थ्योरी तो मिलानी है पर बीच में वो इंटरमीडिएट कंपाउंड वाली बात भी बोलनी है। तो देखो इसके पॉइंट्स क्या है मेन। पहला पॉइंट इसने कहा कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, मूवमेंट, कि मूव कर जाएंगे रिएक्टेंट्स। कहाँ पे मूव कर जाएंगे, टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर मूव कर जाएंगे, ये चीज़ इसने कही। दूसरी बात इसने कही कि वो जो रिएक्टेंट्स हैं, पहली चीज़ तो बड़ी आसान सी कह दी इसने कि रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट की सरफेस पे मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब मूव करके करेंगे क्या, वहाँ पे जाके उनकी एड्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो दूसरे पॉइंट में इसने कहा कि एड्जॉर्प्शन हो जाए ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी वो जो कैटलिस्ट है अब उसकी सरफेस पे रिएक्टेंट्स की एड्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो एक बार साथ में पढ़ो। देखो पहले पॉइंट में इसने कहा कि रिएक्टेंट्स मूव करके जाएंगे कैटलिस्ट के पास। दूसरे पॉइंट में इसने कहा कि अब वो जो रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के पास मूव करके आए हैं वो वहाँ पे कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, ये दूसरी बात कही इसने। और तीसरी बात देखो तीसरी बात इसने ये कही कि हाँ, जो पिछले वाली थ्योरी ने नहीं कही थी, उसने तो सिंपल कहा ना एड्जॉर्ब हो गए और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। इसने अब तीसरी बात ये कही कि जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगी। ये देखो, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ये मेन बात आ गई कि इसने क्या कहा, वो जो रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गए ना, उनके एड्जॉर्ब होने के बाद एक केमिकल रिएक्शन चलेगी किसके बीच में, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इंटरमीडिएट मतलब ये फाइनल नहीं है, ये बीच का बना हुआ है, आगे चल के ये टूट जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो। हाँ, अब रिएक्शन हो गई कहता, तो अब प्रोडक्ट्स बनेंगे वहाँ पे। तो वो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डिजॉर्प्शन हो जाएगी। डिजॉर्प्शन याद होगा आपको बेटा, डिजॉर्प्शन होता है रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट, यानी जो सब्सटेंस कैटलिस्ट पे चिपका हुआ है उसका रिमूवल। तो रिएक्टेंट्स तो एडजॉर्ब हो चुके थे और उनके बीच में रिएक्शन हुई। अब रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स बन चुके होंगे तो वो प्रोडक्ट्स कहता है डिजॉर्ब हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। तो डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, यानी कैटलिस्ट की सरफेस से जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे, देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये देयर बाय के बाद, देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। यानी इससे फ़ायदा क्या होगा, कहता है इससे फ़ायदा ये होगा कि कहता और रिएक्शन आगे कंटिन्यू की जा सकती है ताकि फर्दर रिएक्शन हो सके। तो ये चीज़ है। तो क्या कहा इसने, देखो अब तीनों पॉइंट मैं एक बार इकट्ठे बोल देता हूँ। पहले पॉइंट में इसने सिंपल सा है, पहले पॉइंट में इसने कहा कि मूव कर जाएंगे जी रिएक्टेंट्स कहाँ, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे। दूसरी बात, अब मूव करके जाएंगे क्या करेंगे क्या वहाँ जाके, तो कहता एड्जॉर्ब हो जाएंगे, तो एड्जॉर्प्शन हो जाएगी कहता रिएक्टेंट्स की सरफेस ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर। अच्छा, अब वो एड्जॉर्ब हो चुके हैं, फिर क्या होगा कहता, फिर उनके बीच में कहता है रिएक्शन होगी और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। ये देखो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी कहता और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा।
जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसने कहा अब वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनेगा वो फर्दर टूटेगा, प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। तो वही इसने कहा कि प्रोडक्ट्स जो होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे ये कैटलिस्ट को, यानी डिसॉर्प्शन हो जाएगी प्रोडक्ट्स की फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। और इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाली बात जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रोडक्ट जब छोड़कर चले गए कैटलिस्ट को, तो कैटलिस्ट फिर से खाली हो गया, और वो कैटलिस्ट अब क्या करेगा, जो रिएक्टेंट्स पीछे बचे हुए हैं उनको पकड़ेगा और उनको भी प्रोडक्ट्स में बदल सकता है। तो वही इसने कहा बेटा कि कहता जब वो प्रोडक्ट, ये लिखा ना इसने, प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगी, यानी कैटलिस्ट सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे, तो मेकिंग द सरफेस अवेलेबल, तो इससे जो सरफेस है कैटलिस्ट की वो फिर से अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी फॉर मोर रिएक्शन टू अकर, ताकि और ज़्यादा रिएक्शन करवाई जा सके। तो ये चीज़ है, और ज़्यादा रिएक्शन करवाने का मतलब यही है बेटा कि अगर अभी भी रिएक्टेंट्स पीछे बचे हुए हैं तो वही कैटलिस्ट दोबारा काम आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं होता बेटा रिएक्शन में कि एक कैटलिस्ट एक ही मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होगा। कैटलिस्ट तो वो होता है जो लास्ट में फिर वैसे ही मिल जाए जैसा शुरू में लिया है, तो इसी से तो फ़ायदा होगा कि वो कैटलिस्ट बार बार यूज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया फिर डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, और फाइनली वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहता है वो कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ के दूर चले जाएंगे। तो ये जो थ्योरी है इसने एक तो ये बात एक्सप्लेन कर दी कि कैटलिस्ट जो है उसमें खुद में कोई चेंज नहीं आता है। कैसे, ये देखो, ये वाला पॉइंट था ना जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कि सरफेस जो है कैटलिस्ट की दोबारा अवेलेबल हो जाएगी, पीछे कोई रिएक्टेंट्स बचे हुए हैं उनको उनकी रिएक्शन करवाने में या उनको प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो इसका मतलब कैटलिस्ट जो है उस पर खुद पे कोई चेंज नहीं आता है, वो दोबारा वैसा ही मिल जाता है जैसा शुरू में था। तो इस थ्योरी से ये एक्सप्लेन हुआ बेटा। ये देखो, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ना उसकी अमाउंट में चेंज आता है, यानी ना तो उसके मास में चेंज आता है, ना वो उसमें कोई केमिकली नया चेंज आता है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन खुद में कुछ नया कंपाउंड बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंड इज़ अफेक्टिव इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। और ये काफ़ी स्मॉल ये एंड तक ऐसा ही चलेगा कहता। और एक थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर कैटलिस्ट लिया है तो वो भी कहता अफेक्टिव होगा। अफेक्टिव मतलब काफ़ी सारे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदल सकता है एक छोटा सा कैटलिस्ट भी, या थोड़ी अमाउंट में लिया गया कैटलिस्ट भी। तो ये चीज़ इसने एक्सप्लेन की। अच्छा, पर लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि इस थ्योरी में कहीं पे भी आपने प्रोमोटर या पॉइजन का नाम नहीं सुना। आपने पीछे पढ़ा था ना, प्रोमोटर जो कैटलिस्ट के काम करने की एबिलिटी को बढ़ा दे और पॉइजन जो कैटलिस्ट के काम करने की एबिलिटी को कम कर दे, तो उनका नाम यहाँ पे कहीं नहीं आया। तो ये इसकी लिमिटेशन है बेटा। इट हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटालिटिक प्रोमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन्स, यानी उनका रोल इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ये मेन बात आ गई बेटा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। तो सॉलिड कैटलिस्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वो कितना बढ़िया काम करते हैं, उनका काम क्या है, ये चीज़ होती है एक्टिविटी। तो जो कैटलिस्ट है ना उसकी एक्टिविटी कहता है डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ कैमीज ऑप्शन पे। कैमीज ऑप्शन आपको याद होगा बेटा कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पे बॉन्ड बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट या आयनिक, तो वो कैमीज ऑप्शन पे डिपेंड करता है। कहता कैसे, अगर कहता कैमीज ऑप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग कैमीज ऑप्शन? मतलब वो रिएक्टेंट कैटलिस्ट से इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना देंगे कि उनको रिएक्टेंट्स अब उसको छोड़ेंगे ही नहीं और वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम है। और बहुत कम एड्जॉर्प्शन हो, वो भी प्रॉब्लम है। बहुत कम एड्जॉर्प्शन होने का मतलब ये हुआ रिएक्टेंट्स अच्छे से जुड़े ही नहीं कैटलिस्ट के ऊपर, और अगर रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के ऊपर ही नहीं जुड़ पाएंगे अच्छे से तो कैटलिस्ट उनको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कैसे करेगा? तो ये चीज़ है कहता। तो देखो, द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कैमिजोप्शन। जो कैमिजोप्शन यानी केमिकल बॉन्ड्स बनेंगी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की सरफेस के बीच में, उस पर डिपेंड करती है टू अ लार्ज एक्सटेंट। अच्छा देखो, द रिएक्टेंट्स मे गेट एब्जॉर्ब्ड रीजनेबली स्ट्रांगली ऑन द कैटलिस्ट
टू बिकम एक्टिव, यानी उसको ना तो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ बेटा कि ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ जाना चाहिए, जैसे मैंने बताया अगर बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ जाएगा तो फिर वो छोड़ेगा ही नहीं, रिएक्टेंट्स ही नहीं छोड़ेंगे उसको, कैटलिस्ट को, और कैटलिस्ट फ्री नहीं हो पाएगा। और बहुत वीकली भी नहीं जुड़ना चाहिए, वीकली जुड़ेगा तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इसलिए ये रीजनेबली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब बीच में होनी चाहिए। अच्छा, हाउएवर ये वही चीज़ आगे देखो, दे मस्ट नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड सो स्ट्रांगली, ना तो बहुत स्ट्रांगली जुड़े, डेट दे आर इमोबिलाइज, यानी वो वहाँ से हिल ही ना पाएँ। तो इतना स्ट्रॉन्ग जुड़ने का भी क्या फ़ायदा हो गया। और इसी तरह से must not, however they must not get absorbed so strongly that they are immobilized, immobilized मतलब वो वहाँ से हिल ही ना पाए, with no and the अदर रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट विद नो स्पेस, और जो पीछे रिएक्टेंट्स बच गए हैं क्योंकि पहले ही वो जुड़े हुए हैं तो पिछले वाले रिएक्टेंट्स वो स्ट्रांगली जुड़ गए तो पिछले वाले रिएक्टेंट्स को तो नंबर ही नहीं आएगा। और ऑन द सरफेस ऑफ फॉर एड्जॉर्प्शन, तो ये है। और इट हैज़ बीन फाउंड दैट, ये समझाया गया, देखो एग्जांपल, इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 मेटल्स, यानी हाइड्रोजन ऐड करने के लिए जो निकल प्लेटिनम पैलेडियम लेते हैं ना, उन रिएक्शंस की बात कर रहा है। तो कहता है उनमें अगर कैटलिस्ट की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाती है अगर आप ग्रुप 5 से ग्रुप 11 की तरफ मूव करो, विद मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग शोन बाय ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। और सबसे ज़्यादा उन रिएक्शंस के लिए जो एलिमेंट्स बहुत बढ़िया कैटलिस्ट का काम करते हैं वो कौन से हैं, कहता है ग्रुप 7 और ग्रुप 9 तक के। तो ये चीज़ आ गई, और ये इसका एक एग्जांपल है बेटा, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, और कैटलिस्ट कौन ले लिया इसने, प्लेटिनम ले लिया, और ये वाटर बन गया। तो ये जो रिएक्शन लिखी ना H2O2 और मिलकर H2O लिक्विड बन गया, तो ये प्लेटिनम ही बना पाएगा। अगर प्लेटिनम ना हो ना तो एक सिलेंडर में आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन लाखों सालों तक रखे छोड़ो, कितने ही टाइम तक रखे छोड़ो, एक सिलेंडर लो उसमें हाइड्रोजन गैस भी डाल दो, ऑक्सीजन गैस भी डाल दो, पर प्लेटिनम नहीं है वहाँ पे, तो आप कितने ही सालों तक रखे छोड़ो वो वाटर नहीं बनेगा विदाउट प्लेटिनम। पर अगर प्लेटिनम साथ में रख दोगे, तो थोड़ा सा भी रख दोगे, तो प्लेटिनम कैटलिस्ट इन दोनों रिएक्टेंट्स को किस में चेंज कर देगा, H2O लिक्विड में। तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बताता है कि कैटलिस्ट का होना कितना ज़रूरी हो जाता है कई रिएक्शंस के प्रोसीड करने के लिए।